हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ सभी जन अच्छे होंगे। और जो बच्चे अच्छे नहीं है, मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको सबको अच्छा महसूस जरूर हुआ, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इतना सिंपल है। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन का फर्स्ट नियम। तो न्यूटन ने हमें क्या बताया था? न्यूटन ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया था। गैलीलियो से जो सीधा लॉ था, लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो साहब ने हमें लॉ ऑफ इनर्शिया बताया था कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, कोई भी बॉडी अगर मोशन में तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दे। वही बात किसने चुरा ली? न्यूटन ने चुरा ली। और क्या बन गया भैया? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बन गया। अब बताओ भला इनमें इनका क्या योगदान था? बट ये बहुत नॉलेजेबल बंदे थे, जिस वजह से इन्होंने तीनों लॉ दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबको मिलाकर एकदम निष्कर्ष निकालना और कॉन्फिडेंस के साथ सही चीज़ों को सही साबित करना, वो बहुत ज़्यादा चुनौती वाला काम होता है। अब अगर हम बात करें, इन्होंने यही बात कही थी, जैसे आप लोग देख सकते हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो लॉ ऑफ इनर्शिया, उसी को हम बोलते हैं एन ऑब्जेक्ट at rest state at rest, an object in motion stays in motion with the same speed in the same direction unless acted upon an unbalanced force. This law establishes the concept of inertia, which is the tendency of object as change their state of motion. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस इमेज के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं, और एनसीईआरटी में भी आपको टिक लगवा दूंगा। देखो बहुत सिंपल है। देखो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, ये बॉल है, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो ये बॉल रेस्ट पर है, अब ये रेस्ट पर ही रहेगी। कब तक? जब तक कि अपन जाकर उसको बॉल को इधर उधर खसका नहीं दे, फोर्स नहीं लगा दे, तब तक तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। तो ये इनर लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया फर्स्ट, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया ना। न्यूटन ने भी यही बात हमको बताई थी सेम। और अनलेस एक्टेड एन अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है और बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है? तो बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है? टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। बैलेंस फोर्स का मतलब समझिए, ये बॉडी पर जो टोटल फोर्स लग रहा है, मान लो इधर से F1 लग रहा है, इधर से F2 लग रहा है, तो जो टोटल फोर्स लग रहा है बॉडी पर, वो कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, दैट इज अवर बैलेंस फोर्स, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू जीरो। बट टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो। इसको ही हम बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स, जैसे सपोज किया ये बॉल है, यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब टोटल फोर्स कितना हो गया? 5 माइनस 3, ये प्लस का साइन इधर है डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में 3 है तो -3 आ गया, कितना आ गया? 2, मतलब जीरो नहीं आ रहा है। तो अगर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो नहीं आया, उसको हम बोल देंगे अनबैलेंस फोर्स। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो आ गया, जैसे यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा, यहाँ भी 5 न्यूटन का है, 5 न्यूटन इधर लगाया और ये अपोजिट डायरेक्शन में तो -5 हो गया, जीरो आ गया। तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जस्ट इक्वल्स टू जीरो, वो हो गया बैलेंस फोर्स। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो, वो हो गया अनबैलेंस फोर्स। सबको समझ में आ गई बात? ये बात आप लोग ध्यान रखें। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विद द कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन, जो मोशन में वो मोशन में ही रहेगा, अनलेस एक्टेड ऑन द अनबैलेंस फोर्स। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अब की पॉइंट क्या है? अनबैलेंस फोर्स क्या? कि वहाँ पर टोटल फोर्स जीरो नहीं है। तो टोटल फोर्स जीरो नहीं है मतलब इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, इट इज एक्सीलरेशन इज जीरो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वहां पर आपका नेट फोर्स जीरो रहेगा तो एक्सीलरेशन भी जीरो हो जाएगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा ऑब्जेक्ट का, तो एक्सीलरेशन भी जीरो। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। अगर फोर्स जीरो हो जाएगा नेट, तो हमारा जो एक्सीलरेशन है वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस बात का भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? एट स्टेट ऑफ रेस्ट एन ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव ऑन इट्स ओन, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, ऑटोमेटिक चलने नहीं लगेगी, हमको पहले से पता है। अब सिर्फ 2 मिनट का है, खत्म हो गया वीडियो। आज का वीडियो भी बहुत छोटा है, कल हम करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, वो थोड़ा बड़ा जा सकता है, और फिर थर्ड लॉ वापस छोटा रहेगा। बाकी फिर एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, वो सब थोड़े 20-20 मिनट के जाएंगे वीडियोस। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर 10-10, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट मेरे वीडियोस देखें, और आप उसको खुद से भी एक बार ट्राई करें, तभी आपको पूरा 100% बनेगा। वरना कोई टीचर माइकलाल आपको पढ़ा दे, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक कोई भी काम में चीजें नहीं आएगी। तो ध्यान समझना, खाली 5 मिनट की बात है, ध्यान से देखिए इधर। जो बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगी, जो मोशन में है मोशन में रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट विल नॉट स्पीड अप, स्लो डाउन और टर्न अनलेस अ फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट भैया स्पीड में नहीं आएगा या रेस्ट पे नहीं रहेगा, या वही वाली बात है जो लॉ ऑफ इनर्शिया में मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी। आप लोग जाके लिंक पे जाके देख सकते हो। तो आयुष ट्यूटोरियल सनावत पे सर्च करें, वहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाए, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर निकाले, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हो।
दिस लॉस इसेंशियली सर्व एज अ डेफिनेशन ऑफ फोर्स दैट विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है कि जब तक अपन फोर्स नहीं लगाएंगे जब तक बॉडी का जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगा। रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे रहेगा। मतलब फोर्स लगाएंगे तभी एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा। एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो ये बात का भी आप लोग ध्यान रखें। अब वो कुछ भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। या करियर रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, देखो ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ आप ये मेरे से भी पढ़ सकते हो, किसी और से भी पढ़ सकते हो, या खुद से भी पढ़ सकते हो। पढ़ाने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे, सही मंजिल तक पहुंचाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। तो अगर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है तो आयुष सर आपकी जरूर हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। एक बार बस मुझे आप भरोसा करके देखना पड़ेगा। आपको आपकी जो नाव है जो इस किनारे पे और जिस किनारे पे आपको पहुंचना है उधर तक मैं पहुंचा के रहूँगा। बस आपको भरोसा दिखाना होगा और सही गाइडेंस के साथ आपको सही मंजिल तक पहुंचा के रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि जो हमारे साथ हुआ है वो आपके साथ हो। हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे समय में मोबाइल नहीं थे, सारी सुविधा नहीं थी बट इतनी नहीं थी। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सुविधा नहीं थी, बिल्कुल सुविधा तो थी पर इतनी नहीं थी कि काम आसानी से सारे हो जाए। आजकल तो सारे काम आसानी से हो जाते, बस दिमाग चलाने की बात है, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे कि आपकी एज अभी 16-17 होगी, 15-16-17, हम तो 29 साल के हो गए, 29 के, तो हम तो ठीक है। आपको अपने 25 साल तक आपको करियर अच्छा से सेटअप करना है, जमाना है। शादी बात तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती बेटा, ठीक है ना। हाँ तो जो तो शादी के भरोसे बेटे शादी के बात करूंगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। घर बैठने के अलावा लहसन छिलने के अलावा कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सीट बेल्ट इन कार, व्हेन अ कार स्टॉप सडनली योर बॉडी कंटिन्यूसली मूव फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। तो अगर आप सीट बेल्ट लगाते हो तो आपको क्या होता है, जो बॉडी फॉरवर्ड कंडीशन में मूव करना स्टार्ट कर दी। और ये कई एग्जांपल आपके, ये कारपेट पे जो डस्ट लगे हुए रहते हैं, जैसे अपन डस्ट झटकते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, नहीं, पार्टिकल तो अपनी जगह पर रेस्ट पे, कारपेट मोशन में। तो जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल तो अपनी जगह पे ही होते हैं। अपन को झटकते हैं ना तो पार्टिकल तो अपनी जगह पे ही है, वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहने की कोशिश कर। समझना बात को ध्यान से, ये एग्जांपल से आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि अगर कोई भी कारपेट है, अब ये कारपेट पे धूल जमी हुई है धूल, अब ये धूल जमी हुई है तो वो तो रेस्ट पे पहले। अब बाद में जब मैं कारपेट को झटकूंगा तो वो पार्टिकल रेस्ट पर ही रहना चाहेंगे, क्यों, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, कि अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेंगे, मोशन में तो मोशन में रहेंगे, तो वो रेस्ट पर रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब हम झटकते हैं ना तो हम कारपेट को हलाते हैं, पार्टिकल तो वहीं के वहीं रहते हैं। अरे बात समझ। फिर कॉइन्स वाले बात है, या हम लगेज को देख लेते हैं, बस में लगेज को ले जाते हैं ना, बस को क्या करते हैं, लगेज में ले जाते, मतलब लगेज को बस में ले जाते हैं तो ऊपर बांध देते हैं हम लगेज को, तो हमारी बस मूविंग कंडीशन में रहती है, लगेज भी हमारे काय में रहते हैं, मूविंग कंडीशन में रहते हैं। तो मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करेंगे। अरे आपको दिखते हैं रेस्ट पे पर एक्चुअल में होते हैं वो मोशन में। अरे बात समझ में क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम एनसीईआरटी में डिस्कस कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में टिक भी लगा लेते हैं। दो एग्जांपल की बातें कही गई है एनसीईआरटी में कि ये बुक है, ये बुक है, मान लो ये मेरा माइक बुक है। अब इसको टेबल पे रख दिया मैंने, टेबल पे रख दिया। अब ये मेरे बुक को टेबल पे रखा, अभी रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में तो मोशन में ही रहेगी, पर टेबल हमारी रेस्ट पे होती है तो ये रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी। तो ये हमारा होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल। या फिर मान लेते हैं कोई गाड़ी मूविंग कंडीशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, कोई भी कार, क्या है, कार इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी एक एग्जांपल हो गया कि कार हमारा कंटिन्यूसली हमारी चल रही है, मोशन में तो मोशन में ही है। कब तक रहेगी, जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। तो ये भी हमारा एग्जांपल हो जाएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। सबसे अच्छी बात आपको ये बताने वाली है कि जो बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगी, जैसे बुक टेबल के ऊपर बुक रहेंगे वो रेस्ट पे रहेगी। कार हमारी मूविंग कंडीशन में, मोशन में तो मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाते। तो जो रेस्ट वाला एग्जांपल हो गया, अ बुक ऑन अ टेबल, अ बुक ऑन अ टेबल, ये हमारा एग्जांपल होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। एक और एग्जांपल हमारे का जगह, अ कार मूविंग विद अ यूनिफॉर्म मोशन, ये कार जो है यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, कंटिन्यूसली सेम स्पीड से मूव कर रही है, तो वो भी हमारा एक न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। अब आप लोग टिक लगा लो। तो पहले गैलीलियो के बारे में बात कही गई है ना। अ न्यू मैकेनिक्स हैड टू बी डेवलप इन द टास्क वाज, यहाँ पे लिख सकते हो, द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ लिनियर मोशन बोथ इम्प्लाइज जीरो एक्सेलरेशन, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी देयरफॉर सिंप्लीफाई एक्सप्रेसेस। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, टिक लगा लो, यहाँ से लिखें। If the net external force on the body is zero, its acceleration is zero. The acceleration can be non-zero only if there is net external force on the body. मतलब वही मैंने जो आपको बात बताई कि एक्सेलरेशन जीरो होगा कब, जब फोर्स जीरो होगा, और जब फोर्स जीरो ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि एफ इक्वल टू होता है एम ए। अगर एफ जीरो हो गया तो ए जीरो हो गया। ये सिंपल सी बात लिखी हुई है, ठीक है। हमको यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ यहाँ पर सिचुएशन दी हुई है। देखो आपको एग्जाम्पल बताता हूँ।
देखो एक हमको कार वाला एग्जांपल दिया हुआ, यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है हमारी कार, और हमारा एक बुक वाला, तो दोनों आप लोग ये डायग्राम में बना लें। फिर हम कल पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर एनसीईआरटी में आप लोग देखें, यहाँ पर आपको डायग्राम बाकायदा कार और बुक का मिल जाएगा। आप एनसीईआरटी बुक ओपन करना तो बाकायदा आपको कार और बुक का डायग्राम मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आ जाए तो अच्छी बात है, ये बना। तो ये जो पहला एग्जांपल है ये हमारा कौन सा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है, जो कि रेस्ट वाला है। ये बुक रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और ये कार मोशन में तो मोशन में रहेगी, ये लिख लेना। अब बुक एट रेस्ट ऑन द टेबल, द कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द नेट फोर्स इज 0। अगर यूनिफॉर्म मोशन से कार मूव करेगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। इधर जितने बच्चे ऑनलाइन ध्यान सुन लो, जितने बच्चे बाहर है बेटे यहाँ ऑफलाइन, अमन आप भी सुन लेना कि जब भी वेलोसिटी सेम होगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। मतलब क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट, नेट फोर्स इज 0, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है m है, और A इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन टाइम। अगर v कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, मतलब 5 माइनस 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, अपॉन टाइम कितना आ गया 0, अपॉन टाइम कितना आ गया 0, आ गया 0। मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमारा 0 आ जाएगा, और एक्सेलरेशन हमारा 0 आ जाएगा तो हमारा फोर्स भी क्या आ जाएगा, हमारा फोर्स भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसलिए कह रहा है कि फोर्स भी क्या होगा 0 होगा अगर वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 रहेगा तब। तो आप लोग ये नोट डाउन कर डायग्राम बना लेना, और यहाँ पर आप लोग चीज लिख भी सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम ये बढ़िया तरीके से, whenever a car is stationary there is a no net force acting on it, during the pickup it accelerate, this must happen due to a net external force, not it is a external force। फिर ये आप चीजें पूरा पढ़ के देख लेना, बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है ये पूरा, जिसको कार के बारे में भी लिखा हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। इतनी सी बात समझना है कि जो बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगी, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर अब एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। सीधा सा फंडा है, सीधा सा गणित है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मैं अभी रेस्ट पे खड़ा हूँ तो मैं रेस्ट पे ही हूँ, अब मैं चलने लग रहा हूँ तो मोशन में होता हूँ, मोशन में ही रहूँगा। कब तक, जब तक मैं वीडियो बंद नहीं कर दूँ। हम मिलेंगे हमारे अगली क्लास में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ।